नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का माझी चाइल्ड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर लैब असिस्टेंट। तो अब तक अपन ने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। अब आगे पढ़ने वाले हैं अक्षों की परमें, यानी कि इन परमें को नियम भी बोल सकते हो, रूल भी बोल सकते हो। अक्षों की परमें दो प्रकार की होती है, तो लंबवत अक्षों की परमें, दूसरा समांतर अक्षों की परमें। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर ये अक्षों की परमें चीज़ क्या है और इनकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो ये अक्षों की परमें क्या चीज़ है वो तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो, जैसा कि फॉर एग्जांपल ये अपन ने ली किया एक वलय, हाँ ये अपन ने क्या लिया, एक वलय। सही से, हाँ ये क्या अपनी एक वलय है। अब अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें अपन ने क्या पढ़ा है कि इस अक्ष के सापेक्ष जो इसके लंबवत है उसके सापेक्ष तो इसका जड़त्वागुण अपने को मालूम है, उसका फार्मूला अपने को पता है, क्या होता है mr²। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी अक्ष दे दूँ जो इसके लंबवत ना होगी, इसके यहीं से जाए लेकिन इसके किसमें हो, वलय के जो समतल है, इसका तल है, वलय के तल में हो, तो आप क्या करोगे भाई। अपन ने तो जो फॉर्मूला निकाला है, अपने पास फॉर्मूला वो किसका है, सिर्फ लंबवत वाले का है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इसके वलय के केंद्र से जाने वाली और जो इसके तल में स्थित हो, तो फिर या फिर जो वलय का जो व्यास है उसके सापेक्ष, ये एक महीने में व्यास ही हो गया, ठीक है। तो वलय के व्यास के सापेक्ष, तो फिर वो आपके लिए उसको कैसे सॉल्व करना है, उनके लिए काम आएगी आपके अक्षों की परमें, ठीक है। बात समझ गए, क्योंकि अभी तक जो अपने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सिर्फ एक ही अक्ष से निकालने पड़े हैं। अब अक्ष तो बहुत सारी हो सकती है, तो फिर उन बहुत सारी अक्षों का सॉल्यूशन क्या है, इन अक्षों की परमें में कुछ फार्मूले आएंगे वो अप्लाई करेंगे, ताकि उससे अपन किसी भी अक्ष के सापेक्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे पसीना हो रहा है, एक्चुअली पसीना इसलिए हो रहा है कि मैंने आपके लिए फ़ैन को ऑफ कर रखा है। गर्मी है लेकिन फिर भी फ़ैन को ऑफ कर रखा है। अभी मैं फ़ैन स्टार्ट करूँगा तो हो सकता है आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहे, मतलब मेरी आवाज़ साफ नहीं आए और पास में फ़ैन का साउंड बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए मैंने फ़ैन को ऑफ कर रखा है, इसलिए मेरे को पसीना भी हो रहा है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अक्षों की परमें। पहले पढ़ेंगे लंबवत अक्षों की परमें। तो देखो, पहला अपन पढ़ रहे हैं लंबवत अक्षों की परमें। देखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। यह परमें केवल समतलीय वस्तुओं या परतीय वस्तुओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। समतलीय वस्तु मतलब बॉडी क्या है, समतल है। समतल ऐसा, समतल मतलब परत, एक परत के रूप में हो, इसके रूप में हो, सिर्फ एक परत के रूप में। समतलीय वस्तु, परतीय वस्तु, बात सेम ही है। अर्थात इसके क्या, यानी कि त्रिविमीय। त्रिविमीय मतलब क्या होता है, एक बात ध्यान रखना, त्रिविमीय मतलब होता है ठोस चीज, जैसे कि ये ठोस नहीं, मतलब कहने का मतलब जैसे कि उसको ठोस नहीं मान सकते। तो पहले त्रिविमीय मतलब उसकी 3 डायमेंशन हो सकती है। एक तो जैसे कि इसका देख रहे हो आप, एक डायमेंशन ये होगी, मान लीजिए y, ये x और अंदर z वाला भी है, ठीक है। उसकी 3 डायमेंशन हो सकती है। यानी कि ये देख लो, ये क्या, ये समतल नहीं हुआ, ये क्या समतल नहीं हुआ। ये परमें केवल समतलीय वस्तुओं के लिए उपयोग की जा सकती है, त्रिविमीय के लिए उपयोग नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखना माइंड में। इसको अपन त्रिविमीय वस्तुओं के लिए उपयोग नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूँगा कि ये परमें जैसे गोला है, गोले के ऊपर लागू होगी, नहीं होगी, क्योंकि गोला क्या है, 2 डायमेंशन में नहीं है, गोला क्या है 3 डायमेंशन। अगर मैं बात करूँ वर्त की, तो वर्त के ऊपर ये लागू होगी, यानी कि रिंग की बात करूँ तो रिंग के ऊपर ये परमें लागू होगी, ठीक है। जो अपनी वलय है वो रिंग यानी कि वलय, तो केवल समतलीय वस्तुओं के लिए है और त्रिविमीय वस्तुओं के लिए नहीं है। यहाँ तक। अब मेन सेंटेंस, यदि x तथा y अक्ष परतीय वस्तु के तल में है,
मतलब जो समतल है, जो परत है, उसके तल में, यानी कि ये कोई वस्तु है, ये मैंने बताया, ये जो है ये एक्चुअली में कोई वस्तु है। अब वो वस्तु किसी भी शेप की हो सकती है, इसलिए मैंने ये वाला शेप लिया, ठीक है। ये कोई वस्तु है, तो एक्स एंड वाई क्या है, प्रति वस्तु के तल में स्थित है। वस्तु समतल है तो उसके तल में स्थित है एक्स एंड वाई, तथा परस्पर लंबवत है। एक्स एंड वाई परस्पर क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तो इन अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु, इनका प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा होगा, ये वाला एक्स और वाई का। एक्स और वाई जो इसके तल में स्थित है, जो दोनों परस्पर लंबवत है, और इनका प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली, प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली तथा प्रति वस्तु के तल के लंबवत अक्ष जेड अक्ष, यानी कि इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से तो गुजरे, लेकिन इसका जो तल है उसके लंबवत होनी चाहिए। एक्स और वाई क्या है, इसके तल में ही है, जबकि जेड क्या है, इसके दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत है। जेड मतलब ये, अब मैं बाहर की तरफ तो बना नहीं सकता, ठीक है, तो ऐसे मैंने बताया, जब ये जेड रियल में ये है, ये एक्स वाई और ये जेड, समझ गए, ये एक्स है, ये वाई, ये जेड, ये बनाने के लिए मैंने ऐसे बनाया। तो तीनों आपस में क्या, लंबवत होनी चाहिए, तीनों एक्सेस आपस में लंबवत होनी चाहिए, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। एक्स और वाई इसके समतल का जो तल है, जो प्रति वस्तु के तल में से तो होना चाहिए, जबकि जेड इन दोनों के अक्ष के जो प्रतिच्छेद बिंदु है उससे गुजरे और इस तल के लंबवत हो। तो फिर इस जेड के सापेक्ष अपने को अगर कोई पूछे कि जड़ तो आपको निकालना है कि आई जेड क्या होगा, तो आप एक्स के सापेक्ष निकालोगे, वाई के सापेक्ष निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे, वो आएगा आई जेड। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मैं इसको फिर से नहीं बोलूँगा, आपके पास वीडियो है, आप इसको जो मैंने बोला है उसको फिर से पीछे जाके फिर से एक बार सुन लेना। अभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, सवाल करवाऊंगा, तो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए करते हैं न्यूमेरिकल। तो आप ध्यान से देखिए इस सवाल को, ये क्या है, आयताकार समतलीय क्या है, प्लेट है, ये देखो, जिसकी लंबाई ए है, चौड़ाई बी है। अपन ने पहले आपने देखा होगा, पहले के लेक्चर में एक प्लेट पे निकाला था अपन ने, वही फॉर्मूला अपने यहाँ पे फिर से काम आएंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि तल के लंबवत Z1 जो कि एक शीर्ष से गुजर रही है, यानी कि इसका तल है, इसका लंबवत है Z1 जो कि इसके शीर्ष से गुजर रही है, तथा Z2 जो केंद्र से गुजरती हो, वो भी तल का लंबवत, लेकिन वो केंद्र से गुजर रही है, ठीक है। के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। तो भाई साहब अपने को निकालना है जड़त्व आघूर्ण Z1 और Z2 के सापेक्ष। तो पहले अपन बात करते हैं, चलिए Z1 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, Z1 के सापेक्ष लिख लेता हूं। यहां अपन निकालेंगे किसके सापेक्ष, Z2 के सापेक्ष। ठीक है, अब Z1 के सापेक्ष कैसे निकालेंगे, तो अपने को अभी भी अपन ने पहले लंबवत अक्षों की परमें पढ़ी है, अपने को पता है मेरे को ये वाली अक्ष के सापेक्ष निकालना। अगर मेरे को इस अक्ष के सापेक्ष और इस अक्ष के सापेक्ष, क्योंकि दोनों तल में है, ये अक्ष और ये अक्ष दोनों तल में है और दोनों आपस में लंबवत है, और ये जो अक्ष है ये इन दोनों के लंबवत है और पूरे तल के भी लंबवत है, मतलब तीनों आपस में लंबवत हो जाएगी, ये इसका मतलब अपन लंबवत अक्षों की परमें निकाल सकते हैं, मतलब लंबवत अक्षों की परमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसका निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा, और इसका निकालने के लिए अपन इनको जोड़ देंगे। तो देखो इसको मैं नाम दे दूं कि चलो ये होगी अक्ष नंबर 1, ये क्या होगी, नंबर 1। इसको नाम दे दो नंबर 2, ठीक है। तो होगा क्या, अपने को निकालना है Z1 के सापेक्ष ना, तो आई Z1 क्या होगा, इसके सापेक्ष निकाल दो, इसके सापेक्ष निकाल दो, तो लंबवत का इन दोनों का योग हो जाएगा। तो यानी कि I1 प्लस I2, बात समझ रहे हो। ये देखो एक अक्ष ये है, एक अक्ष ये है, तो इसका निकालना है, तो क्या करेंगे,
इन दोनों का निकाल के जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा। तीनों परस्पर लंबवत होनी चाहिए, ये अपनी कंडीशन है। और वस्तु क्या होनी चाहिए, समतली होनी चाहिए। तो अब देखिए अपने को I1 इसके सापेक्ष क्या होगा, मैंने बताया था फॉर्मूला। I1 क्या रहेगा, पहले भी अपन ने पढ़ा है, ml²/3, उसी के हिसाब से ma²/3 अपन ने सेम एग्जाम्पल पहले किया हुआ है। अगर नहीं याद आ रहा तो पिछला वाला वीडियो देख लेना। I2 यानी कि इसके सापेक्ष तो कौन सी वाली दूरी कम आएगी, ये B वाली, तो mb²/3। तो IZ1 क्या होगा, I1 + I2। तो इनको जोड़ोगे तो क्या होगा, m/3 बाहर आ जाएगा, a² + b², m/3 a² + b²। अब सेम टू सेम, अब बात करते हैं अपने को निकालना है Z2 के सापेक्ष। तो Z2 के सापेक्ष कैसे निकालेंगे, Z2 मतलब इसके केंद्र से गुजर रही है और ऐसे लंबवत है। ये हमेशा एक्रॉस का निशान है ना, ये क्रॉस या फिर ऐसे डॉट, तो वो हमेशा लंबवत ही होते हैं। क्रॉस और डॉट का मतलब होता है एक बाहर जाता है एक अंदर आता है, ठीक है। तो देखिए अपन Z2 का कैसे निकालेंगे, तो मैं बताऊं। अपन ने इसी प्लेट के एग्जाम्पल में एक इस अक्ष के सापेक्ष निकाला था, एक अपन ने इस अक्ष के सापेक्ष अपन ने पढ़ा हुआ है कि इनका क्या होता है। इसको मान लेता हूँ मैं अक्ष 3, इसको मान लेता हूँ अक्ष 4। तो मेरे पास क्या आएगा, अब ये इसके तल में स्थित है, ये भी इसके तल में स्थित है और Z2 इसके लंबवत है, तो अपना निकल जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो IZ2 = I3 + I4। अब I3 क्या होगा, मैंने बताया था I3 मतलब ये अक्ष मतलब अपने दूरी कौन सी काम आएगी, ये वाली। और फॉर्मूला क्या होता था, ma², वही सेम ml²/12 की तरह ma²/12 अपन ने पहले भी किया है ये चीज, ma²/12। और I4 क्या हो जाएगा, ये दूरी काम आएगी फिर I4 मतलब, ठीक है। इस I4 मतलब इसका लंबवत वाली दूरी, तो mb²/12। दोनों की वैल्यू आप पुट करोगे तो IZ2 कितना आएगा, m/12 12 जाएगा, a² + b²। तो मतलब ये रहा यूज, किसका यूज, लंबवत अक्ष की प्रमेय का। उसका यूज करके अपन ने इसका और इसका निकाला, जबकि ये वाली और ये वाली अक्ष का तो अपन ने पहले पढ़ा था सिंपल फार्मूले से, ठीक है। अभी कुछ और एग्जांपल लेते हैं अपन आगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं लेता हूं एक वलय, क्या लेता हूं, वलय। वलय का भी करते हैं एग्जाम्पल, एक चक्ति का भी करते हैं। वैसे वलय और चक्ति के मामले में ज़्यादा चीज़ में डिफरेंस है नहीं, ठीक है। चक्ति का mr²/2 हो जाता है, वलय का mr²। देखिए मैं क्या लेता हूँ, पहले एक वलय लूँगा, फिर उसके बाद एक चक्ति का एग्जाम्पल करेंगे, या फिर अपन दोनों को साथ साथ भी कर सकते हैं पैरेलल। चलिए इस साइड में ले लेता हूँ एक वलय, इस साइड चक्ति। वलय यानी कि क्या होता है, रिंग, चक्ति यानी कि डिस्क, ठीक है। वलय मतलब पूरा ऐसे, चक्ति मतलब पूरा ऐसे तो हो गई, लेकिन उसके अंदर भी द्रव्यमान होता है,
रिंग क्या होती है? खोखली। ठीक है, अब इसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, इसका भी द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है? व्यास के सापेक्ष जड़त्व गुण निकालना है। आपको क्या करना है? व्यास के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करना। दोनों ही केस में, दोनों ही केस में क्या करना है? व्यास के सापेक्ष जड़त्व गुण, व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, और यहां पर भी लिख लो व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, अब देखिए अपन ने जो पहले फॉर्मूले पढ़े हैं वो किसके सापेक्ष पढ़े हैं? अपन ने पहले जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो इनके केंद्र से जाने वाली और तल के लंबवत, इन अक्ष के सापेक्ष पढ़े हैं अपन ने। इसका जो mr² आ रहा था वो इस अक्ष के सापेक्ष पढ़ा था, इस अक्ष के सापेक्ष पढ़ा था। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है? व्यास के सापेक्ष। तो व्यास तो कैसा होगा? व्यास तो कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं व्यास, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 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 बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, व्यास ऐसे होगा। अब मैं मानूँ मैं एक दूसरा व्यास ऐसे भी बना दूँ, ये भी एक व्यास है, ये भी एक व्यास है। अगर मैं इसको मान लूँ अक्ष 1, इसको मान लो एक्सिस 2, सेम का सेम इसका व्यास क्या होगा? एक व्यास मैंने ये मान लिया, एक व्यास ये मान लिया, दोनों क्या एक दूसरे के लंबवत हो गए। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। ठीक है, तो अब अपने को पर में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? कि इस अक्ष का क्या होता है? I केंद्र, जैसे कि I केंद्र सेंटर, I केंद्र से जाने वाली अक्ष है और जो लंबवत है, केंद्र से जाने वाली अक्ष और क्या है? लंबवत। यहां समझ लेना, लंबवत वाली। ठीक है, तो क्या करोगे आप? इसका निकाल के अगर जोड़ोगे तो वो इसके बराबर आएगा। अपना फॉर्मूला यही है। अगर फॉर एग्जांपल इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, अगर ये z है तो ix प्लस iy इक्वल टू क्या हो जाएगा? iz ही होगा, बात वही होगी ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलिए आपको समझाने के लिए मैं इसको 1 और 2 नहीं देके, यहाँ भी 1 और 2 नहीं देके x एंड y की फॉर्म में लेते हैं। चलो और इजी हो जाएगा मामला समझने के लिए। x, ये x होगी, y ये x ये y। ठीक है, और ये क्या हो गया? z, जो कि तल के लंबवत है। तो अपने यहाँ पर क्या आएगा? iz इक्वल टू ix प्लस iy। ठीक है, लेकिन यहाँ से अपने को iz तो पहले से मालूम है, iz तो पहले से ही मालूम है। इस वक्त सापेक्ष आपने निकालना है, क्या होता है? iz इक्वल टू mr²। और यहाँ से आप देखो, चूंकि ix इक्वल टू iy, ix इक्वल टू iy, क्यों? क्योंकि आप ये x ले लो या फिर ये x ले लो, दोनों के सापेक्ष जो द्रव्यमान वितरण है वो समान है। अगर ये x लो तो देखो शेप कैसा आ रहा है, इस साइड भी सेम है, इस साइड भी सेम है। अगर ये x ले लो, इस साइड भी सेम है, इस साइड भी सेम, मतलब जो जड़त्व आघूर्ण x के सापेक्ष होगा वो भी y के सापेक्ष भी रहेगा। ठीक है, सेम का सेम। तो ये बराबर है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इन दोनों को बराबर, मतलब ix प्लस iy इज इक्वल टू i लिख दो, इक्वल टू i। तो ये क्या हो जाएगा? i प्लस i, ये भी i, ये भी i, कितना हो जाएगा? 2i। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mr²/2। जहाँ पे अपने i क्या है? व्यास के सापेक्ष। i क्या है? व्यास है। i मतलब क्या है? या तो x मान लो
तो ये हो गया, y मान लो तो ये हो गया, है क्या व्यास। तो वलय का व्यास के सापेक्ष क्या हो जाएगा, mr²/2। सेम टू सेम केस यहाँ पे भी, शक्ति के लिए भी, यहाँ पे भी देखो वही फॉर्मूला लगेगा, Iz = Ix + Iy। लेकिन अपने को पता है Iz अपन ने पढ़ा हुआ कितना होता है, mr²/2। और चूंकि अपने को ये पता है, ये देखो यहाँ पर भी जो Ix के सापेक्ष होगा, क्योंकि द्रव्यमान वितरण समान है, द्रव्यमान का वितरण जो Ix के सापेक्ष है वैसा का वैसा Iy के सापेक्ष भी है। तो Ix = Iy = I हो जाएगा। और यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी I, यानी कि 2I। तो I = कितना हो जाएगा, mr²/4। और I क्या है, व्यास के सापेक्ष, यानी कि भले x ले लो या y ले लो या कोई और भी जो व्यास हो, ठीक है। तो व्यास के सापेक्ष कितना आ रहा है, जो इसके मतलब लंबवत और केंद्र से जा रहा है उसका जितना आ रहा है उसका आधा हो रहा है, यानी कि इसका mr²/2 हो रहा है, इसका mr²/4 हो रहा है। तो अभी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट समांतर अक्षों की प्रमेय। हाँ, लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक सवाल और कर देते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सवाल करते ही हो सकता है आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाए। देखिए सवाल क्या है, ये क्या दिया हुआ है, बेलन। क्या दिया हुआ है, बेलन, ठीक है। अपने को इसकी इस अक्ष के सापेक्ष तो जड़ता गुण पता है, निकाला हुआ है, ठीक है। बेलन का क्या होगा, जैसा वलय का होता है mr²। अब मैं पूछ रहा हूं कि इस अक्ष के सापेक्ष निकालो। कौन सी अक्ष, इसके किनारे से जाए इस AB अक्ष के सापेक्ष निकालो, AB अक्ष के सापेक्ष निकालो। तो आप लोग क्या करोगे, ये जो वलय है आपने AB निकाली, ऐसे कैसे एक और मान लोगे, फिर दोनों के लंबवत करके और इसका निकाल लोगे, वही करोगे ना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एक्चुअली इस बेलन के केस में ये समतलीय वाली प्रमेय अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि बेलन समतल थोड़ी है भाई, बेलन समतल नहीं है, बेलन क्या 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय है, समझ गए। तो ये वाला केस जो लंबवत वाला है वो प्लेट, चकती, रिंग समतलीय वस्तु होनी चाहिए, 2 डायमेंशनल लगभग, ऐसा समझ लो, ठीक है। त्रिविमीय वस्तुओं के लिए ये लंबवत अक्षों की प्रमेय काम में नहीं आएगी। तो बेलन पे गलती से अप्लाई मत कर देना, ठीक है ना, कि बेलन पे मतलब जैसे कि ये पॉइंट देख लो, ये बेलन का पॉइंट होता है ये वाला, आपको इसके जो अक्ष है केंद्र से जा रही है उसके सापेक्ष पता है, आप ये निकाल लोगे, ये निकाल के जोड़ोगे, फिर ऐसे शक्ति वाला किया जो वलय वाला किया, तो वैसा मत कर देना, ठीक है। इसके लिए एक्चुअली वो प्रमेय ही अप्लाई नहीं होगी, मैंने पहले ही बताया है, वो ओनली फॉर किसके लिए अप्लाई होगी, समतली वस्तुओं के लिए। बेलन, गोला, इन सब के लिए, शंकु, इन सब के लिए लंबवत अक्षों की प्रमेय अप्लाई नहीं होती है, समझ गए। ये कोई सवाल नहीं था, ऐसे आपको बताने के लिए, नोट कर लेना इस चीज़ को, समझ गए, इसमें अप्लाई नहीं किया जा सकता। चलिए फिर अब पढ़ते हैं अपन समांतर अक्षों की प्रमेय। तो अब पढ़ते हैं अपन समांतर अक्षों का प्रमेय। ये अपने जड़त्व आगुण वाला जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका ये लास्ट सब टॉपिक मान लो, उसका लास्ट पार्ट मान लो, ठीक है। अब इसके बाद और कोई टॉपिक नहीं आने वाला। तो देखिए अपन पढ़ रहे समांतर अक्षों का प्रमेय। समांतर अक्षों की प्रमेय क्या होती है, ध्यान से देखना। पहली बात, फर्स्ट सेंटेंस, ये प्रमेय त्रिविमीय वस्तु के लिए भी उपयोग की जा सकती है, त्रिविमीय वस्तु के लिए भी उपयोग की जा सकती है। मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ओनली फॉर त्रिविमीय के लिए, ये त्रिविमीयों में भी अपन अप्लाई कर सकते हैं इसका उपयोग। मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन समतली में भी कर सकते हैं, त्रिविमीय में भी कर सकते हैं, यानी कि मोस्टली इसका उपयोग सभी के लिए कर सकते हैं, इसका उपयोग सभी के लिए कर सकते हैं।
जो तो लंबवत अक्षों की प्रमेय थी उसका उपयोग त्रिविमीय वस्तुओं पर नहीं होता था, लेकिन इस प्रमेय का उपयोग अपन त्रिविमीय वस्तुओं में भी कर सकते हैं। लेकिन ये सेम प्रमेय अपने समतली में भी उपयोग होगी, यानी कि सभी के लिए। ये प्रमेय क्या है? सभी के लिए, फॉर ऑल, ठीक है। जबकि पहले वाली प्रमेय ओनली फॉर समतलीय वस्तुओं के लिए, वो त्रिविमीय वस्तुओं के लिए उपयोग नहीं थी। अब देखिए होता क्या है चीज़। ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कैसी भी हो सकती है, त्रिविमीय भी हो सकती है, समतलीय भी हो सकती है, इसलिए मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। जबकि लंबवत में देखना बार बार आ रहा था समतलीय, तलीय, परतीय, ठीक है। अब देखो IAB कोई अक्ष है, IAB, जो जिसको मैं ICOM लिख रहा हूँ। COM मतलब कॉम, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। IAB क्या है? द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, यानी कि यहाँ कोई द्रव्यमान केंद्र है और इससे एक अक्ष गुजर रही है, उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या है? IAB। अब ये अक्ष लंबवत है या फिर इसके परत के तल में स्थित है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। मैंने सिर्फ ये किया कि वो कहाँ से गुजरनी चाहिए? द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली, बस द्रव्यमान केंद्र से जानी चाहिए। भले वो इसके लंबवत भी हो सकती है, इसके तल में स्थित भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। AB और CD दोनों आपस में समांतर है। समांतर तो जानते हो आप, AB और CD दोनों आपस में समांतर है तथा AB उनके बीच में आपस की दूरी कितनी है? D दूरी है। आपस में दूरी कितनी है? D है। M क्या है? दी गई वस्तु का द्रव्यमान है। अब देखो केस क्या है कि AB और CD दोनों समांतर है। AB सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए, कहाँ से? सेंटर ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान केंद्र से, और इनके बीच की यदि दूरी D है तो आप इस ICD का जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालोगे? ICD इक्वल टू IAB, जो सेंटर ऑफ मास से जा रही है उसके सापेक्ष निकाल दो, प्लस जो वस्तु का द्रव्यमान इंटू D स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर आपको किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष का, द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण पता है तो उसके समांतर में स्थित किसी दूसरी अक्ष का आप निकाल सकते हो। बस सिंपल सी बात ये है। अब इसके बेस पे अपन न्यूमेरिकल करते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। ICD के सापेक्ष आप अपने को निकालना है, तो अपने को क्या पता है? अपने को पता है I सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष पता है, तो अपन क्या करेंगे? M जो वस्तु का द्रव्यमान है इंटू इनके बीच की दूरी D का स्क्वायर अपन कर देंगे। ये आएगा ICD का फॉर्मूला। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए सवाल ये है कि ठोस एवं खोखले गोले का अपनी स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो। अपने को निकालना है किसके सापेक्ष? एक तो ठोस दिया हुआ गोला है, खोखला गोला, उनकी स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब ये वाली रेखा जो स्पर्श करते हुए जाती है, इनके सापेक्ष अपने को जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो इनके सापेक्ष तो अपने को नहीं पता भाई, फॉर्मूले में तो नहीं पढ़ा था अपन ने। फॉर्मूला तो अपने को किसके सापेक्ष पता है? व्यास के सापेक्ष, जो आर पार, यानी कि जो व्यास के सापेक्ष अपने को पता है। तो सब बातें अगर आपको व्यास के सापेक्ष पता है, यानी कि इसका मान लो द्रव्यमान M है, त्रिज्या R है, इसका भी द्रव्यमान M है, त्रिज्या R है। अगर व्यास के सापेक्ष आपको पता है तो व्यास यहाँ से जाएगा। व्यास कहाँ से जाता है? केंद्र से जाएगा। केंद्र से मतलब इस गोले का केंद्र मतलब क्या हो गया? वही उसका द्रव्यमान केंद्र भी होगा, क्योंकि ये गोला है, जो गोले का केंद्र होगा वही क्या होगा? गोले का द्रव्यमान केंद्र भी होगा, मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र भी, जो उसका केंद्र है वही क्या होगा? द्रव्यमान केंद्र होगा। तो अपने को क्या पता है? द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण पता है। तो स्पर्श रेखा क्या होगी? उसके समांतर के सापेक्ष एक समांतर रेखा है। स्पर्श रेखा क्या है? इसके सापेक्ष एक समांतर है, तो इसके सापेक्ष निकाल सकते हैं। कौन सी प्रमेय? जो अपन ने पढ़ी है, समांतर वाली। देखो कैसे, अपने को ये मान लो PQ दिया हुआ है, PNQ, ये स्पर्श रेखा क्या है? PNQ, ठीक है। चलो इसको अपन यहाँ समझते हैं अच्छे से। ये अपना क्या है? सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास,
सेंटर ऑफ मास यानी कि व्यास के सापेक्ष। तो अपने को पता है कि ये दूरी कितनी होगी r, ये दूरी कितनी होगी r। तो अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि आई पी क्यू कैसे निकालेंगे, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम वस्तु का द्रव्यमान और आर जो इनके बीच की दूरी। और आई सेंटर ऑफ मास अपने को पहले से पता है, खोखले गोले का कितना आ रहा था 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। तो आई पी क्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो 5/3 5/3 mr स्क्वायर। कितना होगा 5/3 mr स्क्वायर। वैसे कि वैसे ठोस गोले का ये आर है, अपने को आई पी क्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास जाने वाली अपन ने पढ़ा था जो व्यास वाला है वही क्या सेंटर ऑफ मास जाती है वो। तो आई सी ओ एम प्लस एम और ये दूरी आर स्क्वायर, उसका कितना था 2/5 mr स्क्वायर और ये mr स्क्वायर जोड़ो तो कितना आ जाएगा, आई पी क्यू इजिकल टू 7/5 mr स्क्वायर। तो ये हुआ अपने यूज किसका, समांतर अक्षों की प्रमेय का यूज है। एक और न्यूमेरिकल करते हैं अपन, ठीक है, शक्ति को लेके करते हैं, ठीक है। तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर आपके कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला। तो अब देखिए एक क्वेश्चन है, शक्ति का अपने तल में स्थित स्पर्श रेखा के सापेक्ष तथा तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आगुण ज्ञात करो। अब इसको पढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके जड़त्व आगुण टॉपिक का। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे बल आगुण, वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। बल आगुण कोणीय संवेग संरक्षण वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे, उनमें उतना टाइम लगने वाला नहीं है। ये क्या है, बहुत चीज़ें बेसिक है, यही चीज़ें आपके उनमें काम आने वाली है, कोणीय संवेग वगैरह, ठीक है, बल आगुण में वगैरह। तो इसीलिए इनको पढ़ना अच्छे से जरूरी है। अब देखो क्या कह रहा है, शक्ति का अपने तल में स्थित स्पर्श रेखा तथा तल के लंबवत स्थित स्पर्श रेखा। भाई स्पर्श रेखा बहुत सारी हो सकती है, ये शक्ति है, ऐसे गोल गोल ये शक्ति मान लो। तो एक तो स्पर्श रेखा कैसे हो सकती है, इसका जो तल है ये तल ये है, तो ये वाली स्पर्श रेखा एक लंबवत स्पर्श रेखा ऐसी भी हो सकती है। तो पहले अपन निकालते हैं, चलो कि ये शक्ति है, ठीक है। तो शक्ति के तल के लंबवत, लंबवत यानी कि मतलब लंबवत को हमेशा किससे, क्रॉस या डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बनाया क्रॉस, मतलब ये एक स्पर्श रेखा जो शक्ति को छूते हुए जा रही है, टच करते हुए, लंबवत है, तल के क्या है, लंबवत है। इसके सापेक्ष अपने को जड़त्व आगुण निकालना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया इसका नाम दे दिया, चलो अक्ष को पी क्यू। अभी ये मैं पी क्यू बना तो नहीं सकता, हाँ समझ लो, ये पी क्यू टच करते हुए आर पार है। तो एक मान लो, एक पीछे वाला पी है, आगे वाला क्यू है, पी क्यू निकालना है अपने को। आई क्या निकालना है, आई पी क्यू, आई पी क्यू अपने को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो भाई साहब अपने को पता है कि जो शक्ति होती है उसका जो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, केंद्र बिंदु, और उससे जो मतलब अक्ष जाती है लंबवत, उसके सापेक्ष अपने को पता है mr²/2। तो ये क्या है, ये अक्ष इसके समांतर है, भाई इसके सापेक्ष अपने को पता है, इसके सापेक्ष निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बीच की दूरी कितनी है, r है। तो फॉर्मूला कौन सा, समांतर वाला अप्लाई करेंगे। तो अपने को ये अपने को पता है, ये क्या है, सी ओ एम सेंटर ऑफ मास। तो देखो क्या हो जाएगा, आई पी क्यू इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस ये दूरी कितनी है, आर, एम आर स्क्वायर। आई सी ओ एम कितना होता है शक्ति के केस में, mr²/2, लंबवत वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है, और प्लस mr²। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 3/2 mr², 3/2 mr² आई पी क्यू। अब यहाँ पूछ रहा है
तल में स्थित, तो तल में स्थित मतलब कौन सी होगी, ये वाली, पी क्यू कौन सी हो जाएगी, ये वाली। तो अब आपको इसके सापेक्ष कैसे निकालना है, तो इसके सापेक्ष यही काम नहीं करते सेम, क्योंकि देखो अपने को इसका तो पता है, लेकिन अपने को निकालना किसके सापेक्ष है, इसके सापेक्ष। पहले अपने को क्या निकालना था, इसके सापेक्ष से निकालना था, तो अपने को ये पता था तो अपन ये काम ले लिया। अब अपन ये काम में डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये और ये समांतर थोड़ी ना है, ठीक है, और एक ही तल में स्थित भी नहीं है भाई, समांतर होने के लिए एक ही तल में स्थित होना भी जरूरी है, ठीक है। तो देखो, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर कि भाई अगर मेरे को कुछ ये एक्स मिल जाए, ये वाली जो कि इसके समांतर है, तल में स्थित है, ये वाली एक्स, ये वाली मिल जाए तो मैं इसके सापेक्ष निकाल दूंगा। अपने को पी क्यू के सापेक्ष निकालना है तो अपने को इसका पता होना चाहिए, ये जाएगी कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से। तो मैंने बताया था, अभी मैंने पीछे देखो लंबवत अक्षों की पर में एक सवाल किया था चक्री के केस में कि व्यास के सापेक्ष निकालना है, तो अब अपने कितना आया था, आई सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे देख लो, इसका जो आई सेंटर ऑफ मास, ये अगर आई कॉम वाली है तो इसका आई सेंटर ऑफ मास कितना आया था, mr²/4 आया था। देख लेना वो पीछे वाला सवाल, व्यास के सापेक्ष अपने को ये पता था तो अपन ने ये और ये निकालना था, दोनों सेम थे, मैंने आई एक्स आई वाई करके निकाला था, ठीक है, तो वो देख लेना। तो क्या हो जाए, आई कॉम बराबर क्या हो जाए, mr²/4, तो आप अपना आई पी क्यू निकल जाएगा इजीली। आई पी क्यू क्या रहेगा, mr²/4 प्लस mr², कितना हो जाएगा, 5/4 mr², कितना हो जाएगा, 5/4 mr²। तो चलिए अब जड़त्वागुण का टॉपिक पूरा हो गया है, आगे पढ़ेंगे बलागुण। और हाँ, मैं चाहता तो 2016 में एक न्यूमेरिकल आया था, 2018 में एक न्यूमेरिकल आया था, दोनों को मैं अभी करवा देता, लेकिन अभी करने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि जब आप बल आगुण भी पढ़ लोगे, कोणीय संवेग संरक्षण भी पढ़ लोगे, उसके बाद न्यूमेरिकल को करेंगे ना, तो वो एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है, आपको कैसे फंसाना चाह रहा है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें मिला के पूछ रहा है, वो सब कुछ आप तीनों चीज़ें पढ़ने के बाद सारे न्यूमेरिकल करोगे ना। 2016 के 3, 2018 के 3 अपन साथ में करेंगे, छः के 6 न्यूमेरिकल पूरा ये चैप्टर पढ़ने के बाद फिर साथ में करेंगे, ताकि फिर सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होंगे कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, कैसे फंसा रहा है और अपने को क्या करना है, समझ गए। अगर 19 सवालों को मैं अभी ले लूँ तो अपने लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात हो जाएगी अपने लिए। लेकिन जब सारा पढ़ने के बाद उसमें वो कॉन्सेप्ट भी डाल देंगे वो तो फिर उसको कैसे चीज़ें करना है, तो उस हिसाब वाले न्यूमेरिकल है, तो उनको मैं फिर चैप्टर के लास्ट में लूँगा, यानी कि चैप्टर पढ़ने के बाद अपन यही करेंगे, ये चीज़ फॉलो करेंगे। ईच एंड एवरी चैप्टर पढ़ने के बाद 2016 और 2018 में जो न्यूमेरिकल आए हैं, मिनिमम 3 तो सभी से आए, 6 तो आप मान ही दो भाई, 6 न्यूमेरिकल तो है ही है, ठीक है, बाकी किसी के 7 भी है, किसी के 10 भी जा रहे हैं, 5 भी आए किसी के, ठीक है, तो मिनिमम 6 तो मान ही लो। तो वो न्यूमेरिकल अपन हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद फिर एक लेक्चर ओनली फॉर उन 6 न्यूमेरिकल को समझने के लिए होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक होगा अपना बलागुण। थैंक्स, बने रहिए हमारे साथ। द्वारा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, क्योंकि आप लोगों के व्यूज़ आ ही नहीं रहे, ठीक है, कितने 100, 150, 200, 300 लोग देख रहे हैं मुश्किल से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।